नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, ऐसी उम्मीद भी करता हूं कि आप लगातार पढ़ रहे होंगे, लगातार क्लासेज का लुत्फ उठा रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो सरल भूगोल चैनल है, इस पर इंडियन ज्योग्राफी का कारवा लगातार चलता जा रहा है। मैं लगातार जुड़ने वाले नए मेरे साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं जो लगातार मेरे साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। मैं मेरे साथ जुड़ने वाले उन सभी नवीन साथियों को मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी है, इस इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है भैया। और इस श्रृंखला में किसी भी स्टेट की किसी भी हाईएस्ट से हाईएस्ट एग्जाम क्यों नहीं हो, उस एग्जाम तक के हम बिल्कुल इस सिलेबस को कवर कराते हुए चल रहे हैं। अभी तक 2024 तक लेटेस्ट एग्जाम तक हमारे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको मैं मर्ज कर रहा हूं, एनसीईआरटी का निचोड़ आपको दे रहा हूं और आपकी जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं ज्योग्राफी की, जो जाने माने राइटर्स हैं, उन सब का निचोड़ मैं आपको एक साथ दे रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये घबराने की आवश्यकता है ही नहीं कि हमारा सिलेबस कुछ घट रहा है या नहीं घट रहा है, बिल्कुल नहीं। स्टेट की हाईएस्ट से हाईएस्ट एग्जाम, किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम है, वहां तक का मैं लेवल लेके चल रहा हूं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी भी अपने जो कोचिंग संस्थान है उनके नोट्स मिला करके देखेंगे, किसी भी मेरे एक टॉपिक का अध्ययन करके यदि आप देखेंगे तो आप उनसे बेहतर स्थिति में अपने आप को पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे कंटेंट में इतनी दम है, आप लगातार मेरा कोई एक टॉपिक पढ़ते जाएं। इसके लिए मैंने आपको एक सुविधा की है, और सुविधा क्या की है कि आप मेरे सरल भूगोल चैनल में जाएंगे, इसमें मैंने आपको प्लेलिस्ट पे बनवा दी है, प्लेलिस्ट बनवा दी है भैया। और प्लेलिस्ट में मैंने आपको टॉपिक वाइज पार्ट डाल दिए हैं। जैसे नदियों का एक पार्ट है तो भारत की नदियां, सॉरी भारत की झीलों का एक पार्ट है तो भारत की झीलें, लेकिन नदियां मैंने कई पार्ट में करके पढ़ाई हैं आपको। तो भारत की नदियां पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6, ऐसे हर टॉपिक के मैंने पार्ट करके सीरियल वाइज आपको दिखा दिए हैं, बिल्कुल नंबर वाइज आपको दिखने वाले हैं, ताकि आप बिना किसी रुकावट के लगातार क्लासों से अपने नोट्स तैयार करते जाएं, ठीक है। तो नवीन साथी हैं मेरे जितने भी, उन सबको मैं क्या करता हूं, ये मैं पुनः उनको आश्वस्त कर देता हूं कि यहां से जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है ये एकदम 100% प्रमाणिक है, ठीक है। बिल्कुल इसे प्रमाणिक माने। फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप क्या करें भैया, कमेंट में अपनी समस्या लिख के आपने भेज दें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर भी किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, मुझसे यदि कोई कांटेक्ट करना चाहता है कि भैया इस तरह की हमारी दिक्कत है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए 7014495956 पर आप मुझे कॉल करें। दोबारा नंबर सुने, 7014495956 पर आप मुझे मैसेज करें। पढ़ाई से संबंधित आपकी जो भी समस्या है उस सब का समाधान मैं करने वाला हूं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप मुझ पर विश्वास रखें। आपको जो ये कंटेंट दिया जा रहा है ये 100% आपको प्रमाणिक दिया जा रहा है। एक दो यदि कोई बातें मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो पुनः आप त्रुटि के लिए मुझे क्षमा योग्य मानेंगे, क्योंकि मानवीय स्वभाव है, हर इंसान से एक दो गलतियां हो जाए तो वो भूल बस हो सकती है। हो सकता है मैं बोलना कुछ चाह रहा हूं, निकल कुछ चाहे, तो उन चीजों को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट करें। अगली क्लास में मैं पुनः आपको बिल्कुल सही करके आपको उनको बताने वाला हूं, तो एकदम आप मस्त रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, लगातार मैं आपको ये विश्वास दिलाने वाला हूं, जिस भी मेरे भाई बहन ने, जिस भी मेरे बंधु ने, जिस भी सखा ने, यदि ध्यान रखना, लगातार हमारा कोई भी एक टॉपिक किसी ने ढंग से पढ़ लिया है तो मैं उन्हें पूरा ये विश्वास देता हूं कि सरल भूगोल चैनल से आप जब तक पूरी ज्योग्राफी नहीं होगी तब तक आप ज्योग्राफी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इतने शानदार, इतने जानदार तरीके से मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है। बिल्कुल एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर आपको समझा दिया है। आपको विश्वास नहीं है तो ऐसा कोई टॉपिक उठाइए जिसे आपको समझना है, जिसमें आप आज तक कंफ्यूज हैं, उस टॉपिक को मेरे प्लेलिस्ट में जाके खोजें, खोजने के बाद उसको पूरा पढ़ें। जितने पार्ट मैंने बनाए हैं, जितने भी पार्ट हैं, सारे पार्ट को एक से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट वहां से क्लियर होने वाले हैं। फिर किसी भी एग्जाम के आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहां से होने वाले हैं। बिल्कुल, जी हाँ, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, यहां से सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। आप एमसीक्यू क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का मैं कोर्स करा रहा हूं। इस इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट होते ही, सिलेबस के कंप्लीट होते ही मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम में जिस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है वो सारे लेके आऊंगा। एग्जाम पेपर में किस डेट को एग्जाम में क्वेश्चन
किस डेट को एग्जाम हुआ था, उसमें कौन सा क्वेश्चन ज्योग्राफी का है वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, सारी चीजें लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा और सुनिए आप, इसके अलावा भैया इंडियन ज्योग्राफी के अलावा मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाने वाला हूं। याद रखना, क्या इंडियन ज्योग्राफी के अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल सेम वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस आपको कराने वाला हूं, पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, हर स्टेट की पीसीएस एग्जाम तक, टीचर्स के एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर के एग्जाम हो, जितने भी बोर्ड है, वो जितने भी बोर्ड है, ठीक है, उन सबको मैं कंप्लीट करने वाला हूं। वहां से जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको आपको बताने वाला हूं। सेम यही मैं कार्यवाही किसके साथ करने वाला हूं, राजस्थान के साथ करने वाला हूं। राजस्थान में जो भी आरपीएससी है, इसके आज तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा, उसके एमसीक्यू आपको कराने वाला हूं। इसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने के बाद मैं क्या करूंगा, अधीनस्थ बोर्ड ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब, जिस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको बिल्कुल यहीं पर आपको रखने वाला हूं। बिल्कुल जितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जैसे हैं चारों की व्याख्या सहित आपको एमसीक्यू कराने वाला हूं, ठीक। इसके अलावा फिर हमारी एक मैराथन होगी, पहले इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन होने वाली है, फिर हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन होने वाली है, फिर हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की मैराथन होने वाली है। इसके अलावा आप पूरा आज बात सुन ही लीजिए यदि सुनने लग गए हैं, जब हमारी एग्जाम आएगी, जब हमारी एग्जाम आएगी तो एग्जाम आने से पहले, पुनः आप याद रखें, एग्जाम आने से पहले इकोनॉमिक सर्वे जो भी आपकी आएगी लेटेस्ट, उस इकोनॉमिक सर्वे का पूरे को मैं याद कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। जी हां, जितने भी उसमें 10, 11, 12 चैप्टर वाइज मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे पेश करूंगा। आपको जितने भी डाटा हैं ज्योग्राफी से संबंधित हैं, करंट से संबंधित हैं, बिल्कुल सारे याद मैं करवाने वाला हूं। ज्योग्राफी कहीं भी हो, किसी भी स्टेट की हो, कैसी भी एग्जाम क्यों ना हो, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस आप इतना सा कीजिए, लगातार अपने नोट्स तैयार करते जाइए और आप देखेंगे आपको जिंदगी में ज्योग्राफी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप लगातार पढ़ते रहें, एकदम मस्त रहें। आपके साथी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, आप उनको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ने दें, लेकिन आप अपने कंटेंट पर और मुझ पर इतना भरोसा रखें कि मैं आपको कभी असफल नहीं होने दूंगा, मैं आपको इस ज्योग्राफी में कभी मात नहीं खाने दूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी रहेगी, ठीक है। तो आप एकदम मस्त रहें, बिल्कुल एक गहरी सांस लें, अपने फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रखें और हॉरिजॉन्टल मोड में रखने के बाद ईयरफोन अपने कान में डाल के मस्ती से हंसते हुए खिलखिलाते हुए पढ़ें, ठीक है। ये जो भी लोग आपके पीछे टांग खींच रहे हैं, आपको उल्टा सीधा ज्ञान देते हुए फिर रहे हैं कि फला टीचर, आप हमारे कंटेंट से तुलना करके देखें, ठीक, आप हमको बेहतर पाएंगे। पुनः आपको यह आश्वस्त करता हूं, ठीक है। चैनल हमारा बेशक नया नया है, लेकिन आपका प्यार और समर्थन मिलेगा तो हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है, ठीक। इतनी जल्दी से ये आगे जाने वाला है आपके प्यार समर्थन से कि आपको मजा आने वाला है और हमको भी मजा आने वाला है मेहनत करा के, ठीक है भैया। तो आज की क्लास को हम शुरुआत कर देते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, मैं आपको भारत का भौतिक विभाजन हमारा चल रहा था, और भारत के भौतिक विभाजन में भैया सबसे पहले हमने हिमालय को बहुत विस्तार से पढ़ लिया। दूसरे नंबर पर हमने प्रायद्वीपीय पठार को बहुत विस्तार से पढ़ लिया। तीसरे नंबर पर हम खोला था हमने कि सतलज, गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र के मैदान, इसको भी हमने कितने भागों में बांटा है भैया, 5 भागों में बांटा है। 5 कौन कौन से, ये 5 भाग हैं, पिछली क्लास में आपको लिखा भी चुका हूं और समझा भी चुका हूं। इनमें सबसे पहले पंजाब हरियाणा के मैदान की बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। जिस भी विद्यार्थी ने ये नहीं देखे हैं, दोआब के बारे में नहीं सुना है, पंजाब में कौन कौन से आब है, ठीक है, वो सारे आप जाकर के पिछले क्लास में जाके देखें, बिल्कुल वहां से आप समझेंगे तो ये पुनः आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा के मैदान। इन मैदानों की आज की क्लास में मैं चर्चा कर लूंगा और कल की क्लास में इस ब्रह्मपुत्र के मैदान की चर्चा कर लूंगा, या हो सके तो आज की क्लास में ही करके इन मैदानों को भैया मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। यहां से अलावा आपको मैदान कहीं भी, आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। पुनः मैं आपको चित्रात्मक समझाऊंगा, पुनः आपको आश्वस्त करूंगा, एक ही चित्र से ये तीनों मैदान आपके समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा चित्र है ऐसा आप समझेंगे भैया। ऐसे चित्र को अब आप समझ ही लीजिए भैया, ठीक है। बैकग्राउंड इसका ब्लैक ले लेता हूं ताकि आपको एक एक चीज यहां से समझ में आ जाए। अब आप देखेंगे भैया, सबसे पहले तो आप देखेंगे ये हमारा हिमालय है, ये हमारा क्या है, हिमालय है भैया, ठीक है।
है या नहीं हिमालय, बताइए। ये हमारा हिमालय है, ठीक, ये हिमालय हो गया। अब इस हिमालय से आप देखेंगे, इस हिमालय पर बर्फ जमी हुई है। आपको पता है हिमालय मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है। जिस विद्यार्थी के आज तक हिमालय समझ में नहीं आया है, पुनः उससे निवेदन करता हूं भैया हिमालय को जाके देखें। हिमालय को मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है, ठीक है। ऊपरी हिमालय, इसके अलावा कौन सा हिमालय पढ़ा दिया, सॉरी, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय, जैसे शिवालिक का नाम दे दिया है। बहुत विस्तार से हिमालय को 3 भागों में पढ़ के मैंने आपको थोड़ा बांट के पढ़ा दिया था। इसके अलावा हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं थी, पीर पंजाल, धौराधर, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी श्रृंखलाएं थी मुझे बताइए, कमेंट करके बताएंगे। पीर पंजाल हो गई, धौलाधर हो गई, इसके अलावा और कौन कौन सी है कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी दर्रे हैं सारे दर्रे मैंने यहाँ पर क्लियर करा दिए हैं। इनमें कौन कौन से क्षेत्र हैं हमें ये देखेंगे। हिमालय क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से हमारी चीजें हैं जो स्थित है, पर्यटक स्थल के रूप में क्या है बताइए मुझे। सारे बताए थे मैंने, नहीं बताए थे, आप बताएंगे मुझे, ठीक है। हिल स्टेशन कौन कौन से हैं इनके बारे में चर्चा की थी। और जिस विद्यार्थी ने नहीं पढ़े हैं वो हिमालय को जाकर विस्तार से देखें, वहां सारी चीजें क्लियर होने वाली है। अब हिमालय पर बर्फ जमी है, मैंने आपको बता दिया था क्यों बर्फ जमी है, वो वहां जाके आप अपना डाउट क्लियर कर लें। यहां से बर्फ जमी है तो आप देखेंगे भैया, यहां से बर्फ जमी है तो आप देखेंगे ये हिमालय है और हिमालय है। इस हिमालय से जब बर्फ पिघल करके आ रही है, यानी इन बर्फ जब पिघल के आ रही है तो बर्फ का पानी है, उस पानी से किसका निर्माण हो रहा है भैया, नदियों का निर्माण हो रहा है। अब नदियों का जब निर्माण हो गया है तो वो नदियां अपने साथ ऊपर से बड़े बड़े कंकर पत्थर लेके आती हैं। लगातार ये कंकर पत्थर जब ऐसे सिराओं से ऊपर चोटियों से लुढ़कते आते हैं तो लुढ़कने के पश्चात वो टूटते हुए जाते हैं। इतने बड़े पत्थर से इतने, फिर इतने, फिर इतने और फिर इतने इतने, आप ऐसे लगाएंगे कि बड़े बड़ी ये हमारे ये पत्थर हैं भैया, इन कंकर पत्थरों का जमाव हो जाता है इस हिमालय के पाद क्षेत्र में। पादयान होता है पैर, पादयान क्या होता है, पदीय क्षेत्र में। तो इस हिमालय के पदीय क्षेत्र में हम देखते हैं तो ये मोटे मोटे कंकर पत्थरों का जमाव हो जाता है, ठीक है भैया। किसका हो गया है, ये कंकर पत्थरों का जमाव हो गया है। अब आप देखेंगे, अब कंकर पत्थरों का जमाव हो गया है, लेकिन आगे यदि आप चलेंगे, इसके आगे हम चलते हैं तो यहां पर यदि हम देखते हैं भैया तो आप आगे देखेंगे कि ये कंकर पत्थर हैं अब छोटे छोटे पत्थरों के रूप में टूट गए हैं। छोटे छोटे कंकर पत्थरों के रूप में टूट गए हैं और टूटने के बाद क्या हुआ है, बिल्कुल रेत बन गई है। ये कंकर पत्थर लुढ़कते हुए आ रहे हैं और लगातार धड़ाम से इन पर गिरते आते हैं और आगे संख्या के बाद जब पानी भी बहता जाता है और टूट के इनके बिल्कुल बजरी बन जाती है। आप समझ लीजिए बारीक रेत का निर्माण हो जाता है। किसका, रेत का निर्माण हो गया है, आप ऐसे समझेंगे। और ये जो रेत का निर्माण है, ये जो रेत का निर्माण हो गया है, इस रेत के निर्माण में पानी भी मिल गया है भैया। आपकी बार क्या मिल गया है, ये पानी भी मिल गया है। और रेत और जब पानी मिल जाता है तो क्या होता है, आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि आपने एक कटोरी में रेत ली है और उसमें 1 गिलास पानी मिला दिया है, अब कैसी स्थिति का निर्माण हुआ है आप मुझे बताएंगे। तो आप पाएंगे कि ये रेतीली क्षेत्र में जब पानी आ जाएगा तो ये ऐसे क्षेत्र में दलदली क्षेत्र बन जाता है। ये कैसा क्षेत्र बन जाएगा, ये दलदली क्षेत्र बन जाएगा भैया, ठीक है। ये दलदली क्षेत्र बन गया। इसके अलावा हम देखते हैं क्या होता है, यहां से ये नदी आ रही है, यहां से हमारी ये नदी आ रही है, ये नदी इस तरह से बहती हुई आ रही है भैया, ठीक है। यहां से बहते हुई आ रही है। बहते हुई आने के बाद क्या हुआ, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। आने के बाद कभी कभी नदी क्षेत्र में बरसात भी बहुत ज्यादा हो जाती है और हिम जब ज्यादा पिघल जाती है तो ऐसे क्षेत्र में जब नदी में बाढ़ आ जाती है, और जब बाढ़ आ जाती है भैया तो बाढ़ का पानी है वो ऐसे दूर क्षेत्र से बह करके बह जाता है। यहाँ जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी दूर क्षेत्र में चला जाता है और जब बाढ़ का पानी सूख जाता है तो ऐसी स्थिति में पुनः बाढ़ का पानी भैया क्या हो जाता है, अपनी स्थिति में आ जाएगा। जब पानी बढ़ेगा तो बाढ़ की स्थिति में पानी चारों तरफ फैल जाएगा, लेकिन पानी पुनः अपनी अवस्था में आएगा, कम होगा तो धीरे धीरे ये पानी आगे प्रवाह क्षेत्र में ऐसे बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। ठीक है भैया, और ये ऐसे इस तरह से
पानी लहरदार मोड़ के साथ क्या होता है, आगे बढ़ता हुआ जाता है। लहरदार मोड़ के साथ भैया क्या होता है, पानी आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, ऐसे। अब हम देखते हैं इस क्षेत्र में क्या होता है, ये पानी आ रहा है भैया, ठीक है, ये हमारा पानी है, ये पानी यहां से आ रहा है और ये पानी आ रहा है, आने के बाद क्या हुआ है, ये यहां से आ रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। जाने के बाद क्या होता है भैया, इस क्षेत्र में यहां पर ये लेवल, वाटर लेवल ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन क्या हुआ, जब बाढ़ आई थी तब यहां तक आ गए थे मृदा, और यहां पर इसकी जो कंकर पत्थर ये रेत है, ये यहां पर जम गई थी, इस क्षेत्र में रेत जम गई थी। लेकिन जब बाढ़ की स्थिति पुनः अपनी मूल अवस्था में आई तो पानी पुनः यहां से बहने लगा। लेकिन हुआ क्या, पानी मोड़दार स्थिति में बहते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब यहां पर बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद पानी मोड़दार घुमाव से तो घूमता नहीं है। जब पानी का प्रेशर आता है, आप रेत में एक गिलास पानी डाल के देखें तो पानी कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे मोड़दार लहर तरीकों से, जैसे ढलान होगा ऐसे घूमता हुआ जाएगा। लेकिन अब आप एक बाल्टी पानी झटके से डालेंगे तो पानी लगातार सीधा बहता हुआ जाता है। सेम स्थिति यहां पर होती है। जब नदियां हैं बहती हुई जा रही हैं और पानी की स्थिति बढ़ती जाती है, तो ऐसी स्थिति में भैया ये नदी का पानी है, यहां से ऐसे घुमाव नहीं लेता है और बिल्कुल यहां से ऐसे पुनः सीधी अवस्था में बहने लग जाता है। यानी जो ये पानी आ रहा है, ये पानी यहीं से सीधा बहने लग जाता है। और जब ऐसी स्थिति में सीधा बहने लग जाता है तो ऐसे क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचता है, और नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में गोकुड़ झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा, बशर्ते कि आप समझते हो जाएंगे। ये पानी आगे जाएगा, आगे जाने के बाद ये पानी है, ये नदियां हैं, जहां भी जाके मिलेंगी, चाहे अरब सागर में मिले, चाहे बंगाल की खाड़ी में जाके मिले, तो ये कैसे मिलती है मैंने आपको बता ही दिया था। आप बताएंगे, जब नदियां मैंने आपको विस्तार से पढ़ाई थी तो ये मैंने आपको दो तरह से बताई थी। देखिए ये जब नदियां जा रही हैं, एक तरह से तो नदियां, बताइए इसे क्या कहा था मैंने, याद कीजिए नदियां वाले टॉपिक में, जब नदियां हैं बिल्कुल जब महासागर में मिलती हैं तो इस प्रकार से भूमि का कटाव करके मिलती है, जैसे एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करते हुए मिलती हैं, याद कीजिए। और एक मैंने आपको बताई थी डेल्टा का निर्माण करते हुए, जैसे कि मैंने आपको गंगा नदी बताई थी। गंगा नदी ने सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, मैंने बताइए आप, तो ये नदी डेल्टा है, यानी भूमि के अलग अलग भागों में करके ये त्रिभुज के गणित के त्रिभुज के आकार का क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से कटाव करते हुए भूमि का, और फिर ये किस में मिलती है, सागर महासागरों में जाकर के मिलती है, जिसे डेल्टा नाम कहा जाता है। अब आप देखेंगे पुनः इनके नाम क्या क्या है, आप पुनः एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा हिमालय है, ये क्या है भैया, ये हमारा हिमालय क्षेत्र है, ये हमारा हिमालय क्षेत्र है। अब इस हिमालय क्षेत्र से भैया नदियां पिघल के आ रही हैं। जब नदियां पिघल के आ रही हैं, इस हिमालय है, और इस हिमालय से जब ये नदियां पिघल के आ रही है भैया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो मोटे मोटे कंकर हैं ये तो हिमालय की तरफ रहते हैं, और हल्के से जो कम मोटे पत्थर हैं वो भैया इन मैदानी क्षेत्रों की, दलदली क्षेत्र की ओर होते हैं। इसलिए आप देखेंगे इन मोटे मोटे पत्थरों को हम क्या कहा जाता है, इनको भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। स्पष्ट देखिए, भावर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भैया, इसको भावर कहा जाता है। इसके बाद देखिए आप, अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, इसको भावर कहा जाता है। आप सोचिए, इतने इतने मोटे पत्थर रखे हैं, इतने उतने मोटे पत्थरों की यदि गोल गोल पत्थर हैं, इससे भी बड़े बड़े साइज के पत्थर रखे हुए हैं, और उनके बीच से यदि नदियां बह के जाएगी तो क्या आपको नदियां दिखेगी क्या, बिल्कुल नदियां आपको नहीं दिखने वाली है। पानी इन पत्थरों के नीचे होके बहता है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे क्षेत्रों में, भावर क्षेत्रों में नदियां हमको बहती हुई स्पष्ट नदी दिखती नहीं है। ठीक है, जो ऐसी नदियां हैं
जो हमें ऐसे लगती हैं कि अंतःस्थलीय क्षेत्र में बह रही हैं, अर्थात ऐसी नदियां इन क्षेत्रों से हमें जाती हुई प्रतीत ही नहीं होती है, ठीक है भैया, बावर वाले क्षेत्रों में। लेकिन यहां से जैसे ही ये नदी आगे निकली है तो आगे अब ये जो पत्थर हैं, इससे भी आगे वो पत्थर पहुंचे हैं जो और भी टूट के इतने से छोटे पतले हो गए, पतले से होने के बाद बारीक रेत बन गए हैं, बजरी और रेत बन गए हैं। ऐसे क्षेत्र और ऐसे क्षेत्रों में आप सोचिए, तो रेत लीजिए आप एक कटोरी, उसमें एक गिलास पानी डाल दीजिए तो वो दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और जब ऐसे रेत वाले क्षेत्र में जब पानी आता है तो दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है भैया, किसका? इस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जिसे क्या नाम देते हैं हम? इसे हम तराई नाम देते हैं, ठीक है। अब यहां से पानी आगे बढ़ा है, आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, जैसे ही बाढ़ की स्थिति आती है तो बाढ़ की स्थिति में ये जो मृदा है, इसकी जो अंदर की मृदा है, ये मृदा बाहर फैल जाती है और इस पुरानी जलोढ़क मृदा से, ध्यान रखना, इस पुरानी जलोढ़क मृदा से, यह है हमारी पुरानी जलोढ़ मृदा, यह है पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसे बांगर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। यह पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है जिसे बांगर कहा जाता है। उपजाऊ होती है, क्या होती है? उपजाऊ होती है। लेकिन नई जलोढ़ मृदा कौन सी होती है भैया? फिलहाल में जो नदी बह रही है, इस नदी के इस तटवर्तीय क्षेत्र में इस नहरों के द्वारा, लहरों के द्वारा, इस नदी की जो लहर है, इस नदी की जो लहर है भैया, ये इस नदी की लहर क्या करती है? इस क्षेत्र में इसके तटों पर किसका? नई जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है, जिन्हें खादर कहा जाता है, ठीक है। तो नई जलोढ़ मृदा है, ये क्या है? नई जलोढ़ मृदा। और इस नई जलोढ़ मृदा है भैया, इस नई जलोढ़ मृदा को ही खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। पुनः आपको एक क्वेश्चन याद दिला देता हूं। क्वेश्चन क्या था देखिए, क्वेश्चन क्या था आप ये देखिए। मैंने एक टीचर के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा था कथन में कि जो पुरानी जलोढ़क मृदा जिसे बांगर कहा जाता है, उपजाऊ क्षेत्र में शामिल नहीं की जाती है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन देखा था और एक बार ये देखा था कि नई जलोढ़ मृदा खादर की तुलना में पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर, इस नई जलोढ़क मृदा खादर की तुलना में पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर है। यह पूर्णतया, ध्यान रखना, पूर्णतः क्या होती है? बंजर होती है। इसका मतलब पूर्णतः बंजर होती है, इसका मतलब है कि ऐसे क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? इस बांगर वाले क्षेत्र में बिल्कुल ही उपजाऊपन नहीं होता है। तो दोनों ही कथन असत्य थे। क्यों असत्य थे? पुनः सुनिए, खादर और बांगर दोनों ही उपजाऊ क्षेत्र हैं। पहली बात तो आप ये याद रखें, ये खादर और बांगर हैं, दोनों ही उपजाऊ क्षेत्र हैं। लेकिन आप सोचिए सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सी है? जो नई है, नई जलोढ़क मृदा है, ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इससे कम उपजाऊ है लेकिन आप इसको बंजर घोषित नहीं कर सकते। कम उपजाऊ है, उपजाऊ है लेकिन इस खादर की तुलना में कम उपजाऊ है, ठीक है। तो सर्वाधिक उपजाऊ है ये खादर और उससे कम उपजाऊ है भैया ये बांगर, आप याद रखेंगे। तो पुरानी जलोढ़क मृदा है ऐसी मृदा जो बाढ़ के क्षेत्रों में जम गई थी, लेकिन बाद में जब मूल स्थिति में नदी आई तो वो मैदान, जो मृदा जमी रह गई, उसे तो हमने बांगर कह दिया। और अब जो नदी बह रही है वो अब नई नई मिट्टी लेकर के आ रही है, बजरी लेकर के आ रही है, रेत लेके आ रही है और उसके किनारों पर जमाव करती हुई जा रही है। ऐसी मृदा को हमने, नई जलोढ़ मृदा को खादर कह दिया है। ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद भैया एक स्थिति ऐसी आती है कि ये यहां से ये पानी पहले ऐसे घूमते हुए जा रहा था, देखिए ऐसे घूम के हुए जा रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब बाढ़ आई है तो पानी घूम के नहीं गया है। मैंने आपको उदाहरण दिया है, जब आपने रेत में एक गिलास पानी फैलाया है तो पानी ऐसे जाएगा घूम घूम के, लेकिन आपने वही एक बाल्टी पानी प्रेशर से डाल दिया है तो पानी एकदम सीधा हुआ जाएगा, बहता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां देखेंगे, यहां पर जब पानी जा रहा था बिना बाढ़ वाली स्थिति में तो ये पानी ऐसे घूम के जा रहा था। जब बाढ़ आई है तो ये रास्ते बिल्कुल सीधे हो गए हैं और इस क्षेत्रों में अभी भी उस समय तक पानी भर के रह गया है। रिसाव के द्वारा पानी लगातार तो बना हुआ है
और पानी भरा हुआ रह गया है, जिन्हें गोखुर झील से नाम से जाने लगा। ये कौन सी झीलें हैं? गोखुर झीलें। ये कौन सी झीलें हैं भैया? ये गोखुर झीलें हैं। ऐसी झीलों का निर्माण है वो इन्हीं के कारण हुआ है। ठीक है, आगे मैं देखता हूं, ये क्षेत्र है डेल्टाई क्षेत्र। ये क्या है? ये है डेल्टाई क्षेत्र। ठीक है, ये है डेल्टा, और ये डेल्टा है, इसे बोलते हैं डेल्टा। यानी ये जो नदियां हैं, ये नदियां हैं महासागरों में मिलने से पहले क्या करती हैं? ये नदियां महासागरों में मिलने से पहले कई भागों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और डेल्टा है, इस डेल्टा की खोज किसने की थी? आप मुझे बताएंगे। हेरोडोटस ने की थी। किसने? हेरोडोटस नामक एक विद्वान थे जिसने इस डेल्टा को खोजा था। ये डेल्टा है, एक गणितीय शब्द है। जो त्रिभुज है, उस त्रिभुज को डेल्टा कहा जाता है, वहां से उन्होंने डेल्टा उठाया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है, यदि आपको हल्की सी भी जानकारी है ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी के जिन पे ये सब्जेक्ट रहा है उनसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, बताइए हेरोडोटस ने ये जो डेल्टा शब्द दिया है, ये किस नदी के संदर्भ में दिया था? सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कौन सी नदी के संदर्भ में दिया था? आप मुझे कमेंट करके बता दें। लेकिन तब तक मैं आपको दो क्वेश्चन बता देने वाला हूं। इस पुरानी जलोढ़ मृदा है जिसे बांगर कहा जाता है, इस बांगर में दो शब्दावली आती है। इस बांगर में भैया दो शब्दावली आपको याद रखनी है। ठीक, एक तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक कौन सा कलर लेता हूं मैं जो कि आपको साफ दिख जाए भैया? ठीक, एक यही ले लेता हूं, चलो ऐसे बना देता हूं मैं। ये देखिए, इस पुरानी जलोढ़ मृदा, ये जो बांगर क्षेत्र है, ऐसी स्थिति में यहां जो मृदा है, इसका जब जमाव हुआ है, बाढ़ की स्थिति में मृदा दूरवर्ती भागों में मृदा का जमाव हो गया है, जिसे हम पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं, जिसे हमने बागर कह दिया है। ऐसी स्थिति में कभी कभी कंकर पत्थर भी आ जाते हैं, और कंकर पत्थर भी दूर स्थिति में जाके और इनके बीच में स्थित होते हैं, और ऐसे कंकर पत्थरों को हमने क्या कह दिया है? भूड कह दिया है। तो ऐसे कंकर पत्थरों को भूड कह दिया है, भूड। और भूड क्या है बताइए मुझे आप? तो भूड बताएंगे पुरानी जलोढ़ मृदा अर्थात बांगर क्षेत्रों में स्थित कंकर पत्थरों को भूड कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है, कंकर पत्थर। तो कंकर पत्थरों को भूड कह दिया है। इसके अलावा यहीं पर आपको यह याद रखना है कि यहां पर सफेद नमकीन, अब देखिए ये जो नदियां आ रही हैं ये खारी नदियां हैं, और जब खारी नदियां हैं तो ये जब आती हैं तो इन क्षेत्रों में क्या करती हैं? यहां पर पानी गया है, लेकिन पुनः पानी जब वापस आ गया है तो फ्लोराइड यहां पर जमा रह गया है, सफेद नमकीन की परत रह गई है। यहां पर क्या रह गई है? ये सफेद नमकीन की परत है, सफेद नमकीन परत रह जाती है। ठीक है, जिसे रेह कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? रेह कहा जाता है, जिसे रेह कहा जाता है, रेह। पुनः आप सुनेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा क्षेत्र बांगर क्षेत्र में जब बाढ़ का पानी दूरस्थ क्षेत्रों में जाता है, पुनः अपनी मूल स्थिति में आने पर उन क्षेत्रों में सफेद नमकीन की परत जमी रह जाती है, जिसे रेह के नाम से जानते हैं। लेकिन राजस्थान में खारी झील खारी नदियों का प्रभाव ज्यादा है, और जब ये सफेद नमकीन परत ज्यादा स्थिति में छा जाएगी तो वही इस रेह को मैं क्या कह दूंगा? कल्लर नाम दे दूंगा। याद रखना, रेह और कल्लर में हल्का सा फर्क है। जब नमकीन या लवणता की जब परत छाएगी, वो यदि कम छाती है, कम लवणता है, तो उसे रेह नाम दे देंगे। लेकिन कल्लर नाम उसे जब देंगे, कब भैया? जब हमारी ये जो नमकीन है, लवणता है, सफेद परत की मात्रा ज्यादा छा गई है, तो उसे हम कल्लर नाम दे देते हैं राजस्थान के संदर्भ में। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको सारी चीजें समझ में आई है? ये चित्र आपको समझ में नहीं आया है, पुनः आपसे निवेदन करता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पुनः आपको यदि ये नहीं दिख रहा है तो अपने वीडियो लेक्चर की भैया क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अपने वीडियो लेक्चर की क्या बढ़ा लीजिए आप? क्वालिटी आप इसकी अपग्रेड कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे, पुनः आप समझेंगे। पुनः आपको मैं धीरे धीरे समझाता हूं, आप देखेंगे।
पुनः आप समझेंगे। मैंने आपको क्या पढ़ा रहा हूं, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, तीनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं। यानी गंगा है, इस गंगा में इन तीनों क्षेत्रों में किसका निर्माण होता है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए तीसरे वाले जो पोर्शन है भैया, किस कलर में लिखा था मैंने, ठीक है ग्रीन में लिखा था, वो तीसरा वाला प्लस चौथे वाला प्लस पांचवा, यानी ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, इन तीनों में इन चीजों का निर्माण होता है। इन्हीं आकृतियों से आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही पूछे गए हैं। आपको याद रखना है, हेडिंग डाल लेनी है, ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा और निम्न गंगा के मैदान, यानी तीनों को एक साथ देख लिया है। और ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, इन तीनों के मैदानों में हम देखते हैं कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। भावर है, यानी हिमालय क्षेत्र में जब मोटे मोटे कंकड़ पत्थर आते हैं तो हिमालय की तरफ मोटे पत्थर, और इस तराई वाले क्षेत्र में, मैदानों वाले भाग में कम, अपेक्षाकृत कम मोटे पत्थरों का जमाव होता है, जिसे भावर कहा जाता है। इस भावर क्षेत्र में नदियां बिल्कुल विलुप्त हमें बहती हुई दिखती हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे कंकड़ पत्थर छोटे छोटे भागों के रूप में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें क्या होता है, रेत का निर्माण होता है, बजरी का निर्माण होता है। उस बजरी में जब पानी मिल जाता है तो इस दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे तराई के नाम से जानते हैं। जब पानी आगे बढ़ता है तो बाढ़ की स्थिति में पानी जो मृदा है, बाढ़ की स्थिति में पानी अपने दूरस्थ क्षेत्रों में चला जाता है, तथा क्या करता है, दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के बाद वहां पर पुरानी जलोढ़ मृदा का जमाव कर देता है, जिसे हम बांगर कहते हैं। इस पुरानी जलोढ़ मृदा में जब कंकड़ पत्थरों का जमाव मिलता है तो इसे क्या कहा जाता है, भूड कहा जाता है। तथा इस पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर क्षेत्र में पानी अपने पुनः जब मूल अवस्था में लौटता है तो पानी के साथ साथ नमकीन जो परत है उसकी, ठीक है, नमकीन परत इन क्षेत्रों में जमी हुई मिलती है, जिसे हम रेहे के नाम से जानते हैं। जब पानी आगे बढ़ता है तो अपने मूल रास्ते को छोड़ देता है, और मूल रास्ते को छोड़ने के बाद गाय के खुर के आकार की झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें गोकुड़ झील कहा जाता है। और जब ये पानी प्रवाह क्षेत्र में सीधा बहता हुआ जाता है तो ये फिर महासागरों की तरफ डेल्टा का निर्माण करते हुए, यानी विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजित होते हुए पानी महासागर में जाकर के मिलता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। ये सारी रामायण यदि आपके समझ में आ गई है तो आज तक जितने भी आपके क्वेश्चन थे, भावर क्या है, तराई क्या है, खादर क्या है, भूड क्या है, रे क्या है, कल्लर क्या है, ठीक है, डेल्टा क्या है, सारे क्वेश्चन एक चित्र से समझ में आ गए हैं। अभी भी आपने नहीं समझा है, ये आपकी गलती है। पुनः वीडियो को बार बार देखे और यहां से सारे क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर करके आए। ठीक है, यहां से यदि आपने सारे क्वेश्चन किए हैं तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि आपको यहां से सारे क्वेश्चन से भैया वो कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं आप सभी साथियों से यह निवेदन करना चाहूंगा, यदि उनके समझ में आई है, यदि ये मैंने जो आज समझाया है यदि इनके समझ में आ रहा है तो क्या करें भैया, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें, ताकि उसका ये लाभ उठा पाए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आप लगातार मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सतलज, गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र के मैदान, इसमें हमने पंजाब हरियाणा के मैदान पढ़ लिए हैं। ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा और निम्न गंगा के मैदान में ये चित्र है, इसको हमने पढ़ लिया है। और ब्रह्मपुत्र के मैदान है, इसकी चर्चा भी मैं कर लेता हूं। चलिए, ब्रह्मपुत्र के मैदान, ई नंबर पर है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ई नंबर पर है। अब इन ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मैंने आपको क्या समझाया था कि ये ब्रह्मपुत्र के मैदान है। सबसे पहले तो आप समझिए इनका निर्माण क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको क्वेश्चन एग्जामिनर यदि फंसाना चाहेगा तो कैसे फंसाएगा, ध्यान से सुनिए कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदानों का विस्तार पाया जाता है। और ऑप्शन में आपको पूर्वांचल राज्य या पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनके आपको क्या कर दिए हैं, कोई भी 3-4 आपको राज्य दे दिए हैं, जिनमें आपको असम दे दिया है एक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपको दे दिया है असम दे दिया है, दूसरे नंबर पर आपको मैंने अरुणाचल प्रदेश दे दिया है, तीसरे नंबर पर मैंने आपको मणिपुर दे दिया है, और चौथे नंबर पर आपको नागालैंड दे दिया है। और एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया है, उपरोक्त 4 राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदानों का विस्तार किन राज्यों में है, आप बताइए।
तो आप यहां पर फंसने वाले हैं, क्योंकि याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों का निर्माण केवल और केवल एक राज्य में है। वो राज्य कौन सा है? केवल और केवल असम है। अरुणाचल प्रदेश में भी ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान नहीं है। जी हां, बिल्कुल नहीं है। पुनः याद रखना ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित मैदान केवल और केवल असम राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है और किसी भी राज्य में नहीं है, केवल असम में इनका विस्तार है। इसके अलावा इसका विस्तार ऊपर हिमालय है, चित्र में बता दूंगा, और नीचे मेघालय है जिसमें गारो खासी जयंतियां हैं, गारो खासी जयंती की पहाड़ियां हैं। इसके बीच में केवल असम में थोड़ा सा भाग है, बहुत सकरा भाग है, और सकरे भाग में ये बहुत तेज रूप से ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बहती है तो बीच में एक माजुली द्वीप बनता है। उस माजुली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है भैया। कौन सा है? माजुली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। आपको ये याद रखना है भैया। इतनी सारी चीजें आपने यदि याद रख ली हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है यहां से भी आपका कोई क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला है भैया, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान, और इन ब्रह्मपुत्र के मैदान में हम क्या लिखते हैं? इनका विस्तार या इनका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, किस राज्य में? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में होता है, ठीक है। असम राज्य में होता है भैया, पहली बात तो ये याद रखना है आपको। दूसरे नंबर पर आपको क्या याद रखना है वो भी आप देख लीजिए। असम के अलावा दूसरे नंबर पर आपको ये याद रखना है, यहां देखेंगे दूसरे नंबर पर याद रखेंगे कि हिमालय क्षेत्र व मेघालय का पठार, हिमालय क्षेत्र और मेघालय का पठार के मध्य प्रवाहित होते हुए इस नदी द्वारा, कौन सी नदी द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप, और कौन सा नदीय द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा? आप मुझे बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप, विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप माजुली द्वीप, माजुली द्वीप का, ठीक है भैया। विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है, द्वीप का निर्माण होता है या करती है, जो भी है निर्माण होता है, ठीक है। होता है, ठीक। यानी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में ही, ठीक है, इस नदी द्वारा विश्व के सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण होता है। कहां होता है यह भी लिख लीजिए, असम में। कहां होता है? असम राज्य में। और आप लिखना चाहें तो याद कर सकते हैं कि असम राज्य है भैया। इस असम राज्य में इस माजुली को वर्तमान में एक जिला भी बना दिया है असम राज्य का, जिसे क्या नाम से जाना जाता है? माजुली, ठीक है, माजुली जिला कहा दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर हमने क्या पढ़ लिए हैं भैया, यहां पर हमने पंजाब हरियाणा के मैदान पढ़ लिए, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा के मैदान पढ़ लिए,
और ब्रह्मपुत्र के मैदान पढ़ लिए। इस प्रकार हमने देखेंगे कि भारत का जो हमने भौतिक विभाजन देखा है, इसमें पहले नंबर पर हमने हिमालय है उसको विस्तार से पढ़ लिया, दूसरे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार थे इनको विस्तार से पढ़ लिया है, और तीसरे नंबर पर सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदानों को भी बहुत विस्तार से हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर अगली क्लास में मैं क्या चर्चा करने वाला हूं, बिल्कुल आपको ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज होने वाली है अगली क्लास भैया। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये विश्वास दिला देने वाला हूं कि लगातार जो भी मेरे साथी लगातार मुझे देख रहे हैं, यदि लगातार इन क्लासेज का यदि कोई आनंद उठा रहा है, नोट्स बना रहा है, तो उसकी सफलता निश्चित है। आप बिल्कुल याद रखें, उसको बहुत जल्दी ही सफलता मिलने वाली है। ज्योग्राफी की गारंटी मैं पूरी लेता हूं, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। आप अपने पढ़ने वाले यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। इससे पहले यदि आपने पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, और नहीं पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि यहीं से आपके सारे क्वेश्चन डाउट जो भी हैं बिल्कुल दूर होने वाले हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या यदि आपको लगे तो कमेंट करके मुझे बता दें, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, एकदम हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मस्त रहें भैया। दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करें, शेयर करना नहीं भूलें। याद रखें, रात के 8 बजते ही सरल भूगोल चैनल पर धमाका होता है भैया। ठीक है, और वो धमाका क्या होता है कि ज्योग्राफी, जितने भी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी के बाद जितने भी हमारे जीके की सब्जेक्ट हैं वो सारे मैं पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल मस्त रहिए। आपको कोई टीचर चाहिएगा तो वो भी मैं लेने वाला हूं, करंट का टीचर हो, जो भी सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर है सारे टीचर्स हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं। बिल्कुल मस्त रहें, खुश रहें। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को क्या करें, प्रमोट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बस यही हमारी खुशी है। बस आप एकदम प्रसन्न रहें, भोले बाबा पर विश्वास रखें, आपका भी कल्याण होगा, सबका कल्याण करेंगे भोले बाबा, और एकदम मस्त रहें। ठीक, जो भी आपको नकारात्मकता दे उन सारे नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर रहें। ठीक है, बिल्कुल आप दूर रखें, भगवान आपका भला करेंगे। एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इंतजार कीजिएगा कल रात 8 बजे का। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।